शेक्सपियर wrote Macbeth is a tribute to King James First. ये मैं कल भी बता रहा था आपको कि जो मैकबेथ लिखा गया ये कब लिखा गया, 1605 to 1606 में लिखा गया, जो एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाता है। और ये वाली एज कौन सी एज थी, जकोबियन एज थी। और जकोबियन एज में किंग कौन थे, जेम्स फर्स्ट किंग थे। तो कहते हैं कि शेक्सपियर ने ये जो मैकबेथ जो नाटक लिखा है, उसमें जो किंग डंकन जो मेन राजा है वो उसको किंग जेम्स फर्स्ट की तरह मान रहा है और उसी को एक ट्रिब्यूट है, उसी को अपनी तरफ से एक आदर और सम्मान उसने दिया है जेम्स फर्स्ट को। ये उस समय इंग्लैंड के नए मोनार्क थे। ये 1603 में ही राजा बने थे जेम्स फर्स्ट, 1603 में। उससे पहले यहाँ पर रानी थी एलिजाबेथ, जो 1557 से 8 से लेके कब तक थी, 1603 तक थी। तो ये नए मोनार्क, नए राजा थे इंग्लैंड के, और इन्हीं को ट्रिब्यूट करने के लिए इन्होंने मैकबेथ लिखा है, ऐसा माना जाता है। ही रोट मैकबेथ टू प्रेज किंग जेम्स, इसमें वो किंग जेम्स की प्रशंसा करते हैं, एंड इज एंसेस्ट्री, और जो उसके बाद जो एंसेस्ट्री आने वाली है, जो उसके बाद में जो अग्रज आने वाले हैं उनकी। और आप देखते हैं इस कहानी में भी ऐसा बताया गया है कि जब किंग डंकन, उसको बहुत अच्छा राजा बताया जाता है, और ये कहा जाता है कि किंग डंकन के मरने के बाद उस पूरे स्टेट के अंदर जो है वो कैजुअलिटीज होने लगी हैं, ब्लड शेड जो है वो एक्शंस होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लग गया, मौसम खराब होने लग गया है, तो बहुत सारी दिक्कतें होने लग गई हैं। और जब टायरनी, जब वो मैकबेथ आता है तो दिक्कतें होती हैं, लेकिन जैसे फिर मैल्कम वापस आता है, किंग डंकन का बेटा जब वापस राजा बनता है तो सब कुछ वापस पहले की तरह रिस्टोर हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि राजा ठीक है और राजा की जो आने वाली एंसेस्ट्री है वो भी अच्छी हैं, और ये सब उसको भगवान की तरह देखना चाहिए। तो ये फ्यूडल नेसेसिटी भी है कि एक राजा कोई आप सब कुछ माने, अगर कोई उसके खिलाफ बगावत करता है तो सब कुछ बेकार हो जाता है, हर चीज डिसऑर्डर में हो जाती है, केओस पैदा हो जाता है, हर चीज टॉपसी टर्सी, कल पढ़ा था हम लोगों ने, वो वाली स्थिति आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं किंग जेम्स फर्स्ट को ट्रिब्यूट है। आप कहीं कुछ और पढ़ रहे हैं तो इधर देख ले थोड़ी देर, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ मैकबेथ, मतलब हिस्ट्री से कहीं ना कहीं इसके कनेक्शन हैं। जो शेक्सपियर ने जो मैकबेथ लिखा है उससे पहले कहीं से इसको कुछ इंस्पिरेशंस मिली हैं। उनमें से एक तो किंग जेम्स फर्स्ट हो गया, एक ये राजा हुआ करता था कोई मैकबेथ, मैक फिंडालेक, जो स्कॉटलैंड का एक राजा था, किंग ऑफ स्कॉट्स, फ्रॉम 1040 टू 1057। कल बात की थी हमने ये वाली। इस राजा के बारे में कहीं ना कहीं इसने पढ़ रखा था, जिसको लोग रेड किंग कहा करते थे। इसके बारे में इन्होंने पढ़ रखा था कि एक ऐसा राजा था जिसने अपने राजा को मारा था और उसके बाद वो गद्दी पे आया था, और वो उस राजा का बेटा नहीं था। तो मतलब वो कहीं ना कहीं टायरनी जो है उसको फॉलो किया, और वो कहीं ना कहीं जो था वो गलत व्यक्ति था। वो कहानी इसने पढ़ रखी थी, और ये इन 17 ईयर्स तक यहाँ का राजा रहा था मैकबेथ, और इसी से प्रभावित होकर इसने नाम रखा अपना राजा का, कहानी का, मैकबेथ। मैकबेथ, मैकबेथ का मतलब होता है सन ऑफ लाइफ, जीवन का पुत्र, लाइफ का सन। इट वॉज इंस्पायर्ड बाई गन पाउडर प्लॉट, एक गन पाउडर प्लॉट हुआ था इस किंग जेम्स फर्स्ट के खिलाफ। जो कैथोलिक, एक तरफ कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग थे और एक तरफ प्रोटेस्टेंट थे। तो जो ये कैथोलिक थे ये प्रोटेस्टेंट को मतलब पसंद नहीं करते थे, प्रोटेस्टेंट जो थे वो कैथोलिक को पसंद नहीं करते थे। तो जेम्स फर्स्ट को ये लोग जो वहाँ के उस समय जो कैथोलिक वो थे वो इनको पसंद नहीं करते थे। तो इनको मारने के लिए इन्होंने एक योजना बनाई कि उसको मारने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, गन पाउडर प्लॉट। ये 1605 में आई, जैसे वो राजा बना 1603 के अंदर। तो ये जो मैकबेथ है, इसका मतलब सन ऑफ लाइफ, ये बच जाता है। मैकबेथ मतलब जो किंग जेम्स फर्स्ट था एक्चुअली वो बच जाता है, और उसके बचने से प्रभावित होकर के इसने 1605 में एक कहानी लिखी थी, उसको ट्रिब्यूट करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए। इंग्लिश कैथोलिक्स ट्राई टू मर्डर जेम्स फर्स्ट, जो इंग्लिश कैथोलिक्स थे उन्होंने जेम्स फर्स्ट को मारने की कोशिश की थी।
जैसे किसने मारने की कोशिश की है? मैकबेथ ने, और वो तो मार ही देता है। कहानी में तो आपने पढ़ा होगा, वो मार ही देता है। आपने मैकबेथ पढ़ा हुआ है मैडम? पहले एग्जाम दिया था आपने पिछला? फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रही है? तो आपने मैकबेथ कहाँ, कॉलेज में पढ़ा आपने? ग्रेजुएशन में था आपके? कहाँ से की ग्रेजुएशन आपने? अच्छा, तो मुझे जहाँ तक पता है अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा करिकुलम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो आप रेगुलर स्टूडेंट थी वहाँ की? ओके, कोरोना के अंदर? ओके, कोरोना से पहले आपने कर लिया, ये भी अच्छी बात है। जिन्होंने कोरोना में किया है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, 1-2 साल तो ऐसे ही पास हो गए वो लोग। आप भी उन्हीं में से हैं इसी का? हाँ, आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है। हाँ, चलो। तो गन पाउडर जो प्लॉट था, ये एक मर्डर करने के लिए प्लॉट बनाया गया था जेम्स फर्स्ट को, लेकिन वो लकीली बच गए थे। और ये कहानियां सब चल रही हैं उस समय, और उसने ये मैकबेथ, मैक फिंडलेक पढ़ा, उससे प्रभावित हुआ। किंग जेम्स फर्स्ट राजा बनाया तो उसको भी ट्रिब्यूट करना था भाई, उसके लिए कुछ लिखना था, तो वो भी, ये सब कारण बने। और इसने इन वजह से क्या लिखा? मैकबेथ लिखा। तो ये सब पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं छोटे इनके ऊपर। आगे देखिए, इन 1606 द केस ऑफ जेसुइट्स, जो जीसस की सोसाइटी है, जो जीसस को मानते हैं, प्रीस्ट हेनरी गार्नेट इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन क्या होता है? बात को घुमा फिराकर बोलना। जैसे आप आगे पढ़ेंगे, इसमें कैरेक्टर्स हैं थ्री विचेस, जिनको वियर्ड सिस्टर्स भी कहा जाता है। वियर्ड सिस्टर्स, उनको ब्लैक हैक्स भी कहा जाता है। ब्लैक हैक्स भी कहा जाता है, उनको वियर्ड सिस्टर्स भी कहा जाता है। वो जो वियर्ड सिस्टर्स हैं, इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो इक्विवोकेशन में बात करती हैं, वो इक्विवोकेटर हैं, बातों को घुमा फिरा कर करती हैं। तो ये इक्विवोकेशन वर्ड याद रखना। इक्विवोकेशन, एम्बिगुअस, यानी कि बातों को घुमा फिरा के बात करना, तो वो अलग चीज बता रहा हूं आपको मैं से। लेकिन यहां एक 1606 में घटना होती है। प्रीस्ट हेनरी गार्नेट वॉज अ हॉट इशू। उस समय उसका जो इक्विवोशन का बात थी, वो बोलता कुछ और था, उसका मतलब कुछ और निकलता था, और ये एक प्रीस्ट था। तो इससे प्रभावित शायद हुआ शेक्सपियर, और उसने 3 विचेस का एक कैरेक्टर दिमाग में सोचा, जो कि बातों को स्पष्ट नहीं करती हैं, बातों को घुमा फिरा कर करती हैं। मैं कल आपको कहानी बता रहा था कि वो स्पष्ट रूप से मैकबेथ को नहीं बताती हैं कि तुम राजा कैसे बनोगे, किंग ऑफ स्कॉटलैंड कैसे बनोगे, तुम कैसे मरोगे। बताती हैं आधा सच और आधा झूठ। ऐसा ही कुछ बातें कौन करता था? प्रीस्ट हेनरी गार्नेट was a hot issue. He was executed for his complicity in the gunpowder plot of 1605 में ये मारा गया था। और गन पाउडर प्लॉट के अंदर इसका भी नाम आता है कि इसने भी वो कॉन्स्पिरेसी करी थी जेम्स फर्स्ट को मारने के लिए। जब पता चल गया इसका नाम, तो जेम्स फर्स्ट ने इसको बाद में मरवा दिया, एग्जीक्यूट करवा दिया। बट कहीं ना कहीं ये वाली घटना भी आप अपने मैकबेथ से जोड़ सकते हैं। एक देखो, किंग जेम्स फर्स्ट वॉज द ग्रेटेस्ट ऑथोरिटी ऑन विचेस। तो विचेस का जो कैरेक्टर है वो इस वजह से भी है कि लोग कहते थे कि किंग जेम्स फर्स्ट विचेस को काबू में रखता था। तो एक तो ये 3 विचेस कैरेक्टर यहां से इंस्पायर्ड होता है। एक बात और, मैं कल बता रहा था कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें आपको ध्यान है मेलकम। कौन है मेलकम? एक मिनट, हाँ आप बताए। छोटा बेटे का नाम क्या था उसका? ये बड़ा बेटा था, ड्रॉन या कुछ और, बट डी से शुरू तो होता है। मर्डर तो किसी का नहीं था। मैकडफ, मैकडफ बेटा नहीं है उसका। नहीं, उसका बेटा नहीं था, अलग है वो तो। थेन ऑफ 5 है वो, थेन ऑफ 5। जैसे मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ ग्लैमिस है, एक थेन ऑफ ग्रॉस है, ऐसे थेन ऑफ 5 है मैकडफ, जो दूसरा सेनापति है मैकबेथ की तरह। तो मेलकम बड़ा बेटा है, और छोटे बेटे का नाम क्या है? मीनाक्षी?
ध्यान नहीं है? आपका क्या नाम है? अच्छा, कोई नाम ही नहीं है आपका, है? बताइए, आपको ध्यान नहीं है? डोनल बेन। कौन था? डोनल, डी तो सही था इनका, डोनल बेन। कोई नहीं, वो शुरुआत में ऐसा होता है, ये प्रोसेस होते हैं याद करने के। शुरू में आधा याद रहता है, आधा नहीं, दोबारा पढ़ते हो, तीसरी बार पढ़ते हो तो याद हो जाती है चीज, ये हमेशा होता है। डोनल बेन नाम था उसका। चलो, हम बात जो कर रहे थे वो बता रहा था कि जब मैल्कम बड़ा बेटा, उसको पता चलता है कि मेरे फादर को मर्डर कर दिया गया है, और किसने, जिसने भी किया उसको ध्यान नहीं है, लेकिन जिसने भी किया वो मेरा मर्डर भी करेगा, इस डर से वो स्कॉटलैंड छोड़ के कहाँ भाग जाता है? इंग्लैंड भाग जाता है। और कुछ समय बाद उसको मैकडफ भी ज्वाइन करता है वहां। और जब मैकडफ वहां जाता है तो एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जो वहां का राजा है, इंग्लैंड का जो भी राजा था उस समय, एक्चुअली वो राजा जेम्स फर्स्ट दिमाग में है शेक्सपियर के। तो वो राजा ना वहां पर जनता का, उसकी जो सब्जेक्ट्स है, जो उनकी प्रजा है, उनका वो ट्रीटमेंट करता है। और ट्रीटमेंट दवाइयों से नहीं करता, कुछ तो मिस्टीरियस है, मैजिकल है पावर उसके पास, जिससे वो करता है। ये मेलकम मैकडफ को बताता है कि यार ये क्या कर रहा है, कि साहब इसके पास कुछ ऐसी मैजिकल पावर्स हैं जिससे ये अपने जनता को, बीमारियों को ठीक कर देता है। तो वो वहां पर जो रेफरेंस आया है ना मैकबेथ में, वो जेम्स फर्स्ट के इस वाली बात से इंस्पायर्ड है। ऐसा माना जाता था कि किंग जेम्स फर्स्ट, उसको विचेस पर कंट्रोल था, है ना, और वो उनसे अपने काम करवाया करता था। हम कल बात कर ही रहे थे कि जो ये इंग्लैंड के लोग हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कल्चर जो कंट्रीज हैं, ये ब्लैक मैजिक में बहुत बिलीव करती है, बहुत ज्यादा बिलीव करती है। तो ये जो विचेस की जो कहानी है उसका संकेत यहाँ से मिलता है अपने को, जो 1603 में राजा बना था किंग जेम्स फर्स्ट। अब ये कहानी 1605 से 1606 में ही लिखी गई है। इस बात का पता कैसे चलता है? एक डायरी राइटर थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे, सीमन फॉरमन। उन्होंने एक डायरी में लिखा था 20 अप्रैल 1610 को उन्होंने मैकबेथ का नाटक देखा था ग्लोब थिएटर में 1610 में। जो डायरी लिखते हैं ना कि मैं आज यहां गया और मैंने नाटक देखा, इससे पता चलता है कि शायद ये जो ड्रामा है 1610 से पहले लिख दिया गया था। एक मोटा एक आइडिया आपको डेट का लग जाता है, 1610 से पहले लिख दिया गया था। द प्ले द पुरेटिन, एक प्ले आया था पुरेटिन 1607 में। इसके लिखने 1606 में तो लिख दिया गया था मैकबेथ, उसके लिखने के एक साल बाद ये अलूड, संकेत देता है टू मैकबेथ, इंस्टेड ऑफ अ जेस्टर नाउ वी हैव अ गोस्ट इन द व्हाइट सीट सिटिंग एट द अपर एंड ऑफ द टेबल। ये अपने पुरेटिन में ये लाइन लिखता है, और ये लाइन का जो रेफरेंस है, जब लोग इसको एनालिसिस कर रहे थे पुरेटिन को, तो लोगों को लगा यार ये लाइन तो इसने कहां से ली है? मैकबेथ से ली है। क्योंकि मैकबेथ में ऐसी एक इंसिडेंट होता है, एक घटना होती है जो मैं कल आपको बता रहा था। जब मैकबेथ डंकन को मार देता है और फिर उसके बाद वो 3 मर्डरर्स को हायर करता है, अपने फ्रेंड बैंकुओ और उसके बेटे, मैंने एक ट्रिक दी थी याद करने की आपको, उसका बेटा भाग जाता है, फ्लियंस, फ्ली यानी भाग जाना, उसे याद रख सकते हो आप। तो बैंकुओ और उसके बेटे फ्लियंस को मरवाने के लिए वो मर्डरर्स भेजता है, बैंकुओ को तो मार देता है और फ्लियंस बच के निकल जाता है। फिर जब वो फीस्ट होती है, फीस्ट बैंक्वेट हॉल में जब फीस्ट दावत होती है तो एक टेबल होती है, उस टेबल पर उसको बैंकुओ बैठा हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली वो बैंकुओ था या उसका गोश्त था? गोश्त। और वो गोश्त भी हेल्यूसिनेशन में देखता है, वो इमेजिनेशन में देखता है। तो ये जो एक गोश्त है जो व्हाइट शीट में बैठा हुआ है टेबल के ऊपर, ये हो ना हो 1607 में जो लिखा गया प्ले, ये कहां से अलूजन लिया है इन्होंने, कहां से रेफरेंस लिया होगा? मैकबेथ। और ये 1607 में आया है, इसका मतलब 1606 में ही लिखा गया। तो डेट सही है अपनी, डेट सही लगती हो? ये बात कर रहे हैं कि कब लिखा गया होगा मैकबेथ, तो उसके कुछ प्रूफ्स हैं आपके सामने। और जो मैं बातें कर रहे हैं ना अभी,
ये मैकबेथ के पर एक हर लेवल की बात कर ली हम लोगों ने। अब आप चाहे ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम दो मैकबेथ पे, चाहे नेट का एग्जाम दो, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आप लोग, मैकबेथ पर कोई क्वेश्चन आता है तो। पोर्टर, पोर्टर मैंने बताया था कौन है, ये क्या कैरेक्टर है, मुझे कौन बताएगा? संगीता, पोर्टर। मैकबेथ है। क्यों बुराई करता है उसकी? बुराई लायक है वो, हाँ, बुरी होती है वो। और ये वहां का डोरमैन है। क्या है ये? डोरमैन। डोरमैन क्या होता है? चौकीदार, दरबार, है ना, डोरमैन है। और ड्रंकर्ड रहता है, हमेशा ड्रंक पिया हुआ रहता है। तो पोर्टर इल्यूजन गुड हार्वेस्ट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द प्ले वॉज रिटर्न इन 1606। पोर्टर ना यहाँ पर एक इल्यूजन करता है, भ्रम करता है कि भी अच्छी फसल होगी, अच्छा वो आएगा समय। इसका मतलब ये 1606 के आसपास से लिखा गया था, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय एक बुरा दौर आया था और उसके बाद अच्छी फसल हुई थी। इतिहास के अगर हम पढ़े तो ये गुड हार्वेस्ट की जो बात करता है, ये भी याद दिलाता है कि 1606 में ऐसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखो, एक्चुअली क्या, शेक्सपियर कब पैदा हुआ, कब मरा, इसके बारे में ना बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। उसकी डेट्स भी श्योर नहीं होती, कोई 23 अप्रैल बताते हैं, कोई 26, कोई केवल अप्रैल लिखते हैं। तो मोटा आइडिया उसका है नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब एक मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं लोग, बोले एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो ये कब लिखा है इसने, इसका भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो हम वो बात कर रहे हैं कि इस समय लिखा गया होगा, इन सब बातों से अंदाज लगा रहे हैं। सोर्स ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की कहानी का सोर्स क्या है? क्या ये हिस्ट्री में कोई रियल में कैरेक्टर रहा है? तो हम बात कर ही रहे थे कि 1040 से 1057 मैकबेथ नाम का कैरेक्टर ने स्कॉटलैंड में रेन किया था, शासन किया था, रूल किया था। तो उसका जो जिक्र है, ये इसमें पिछली बार क्वेश्चन पूछा है आप लोगों के स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में। ये हॉलिनशेड एक राइटर हैं, हिस्टोरियन है, उन्होंने क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड लिखा था। स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड का एक इतिहास लिखा था, डेट वाइज क्रॉनिकल्स। अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स, डंकन इज अ हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, और इसमें डंकन राजा बताया गया है स्कॉटलैंड का। तो लगता है कि हिस्टोरिकल कैरेक्टर था डंकन, इसने यहां से लिया। बट वी कांट से दैट इट इज हिस्टोरिकल प्ले बिकॉज शेक्सपियर मिक्स फैक्ट विद फिक्शन। और ये शेक्सपियर करता था, ये इसका स्टाइल था, जो हम शायद कल भी पढ़ रहे थे कि ये हिस्ट्री लिखता है, लेकिन उस हिस्ट्री के अंदर साथ में क्या करता है, फिक्शन को मिक्स करता है। इसके जितने भी हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं उसमें भी ऐसा करता है, और हिस्टोरिकल चलो फिर भी इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बट इनमें जो ये मैकबेथ है, हेमलेट है, ओथेलो है, इनमें थोड़ा बहुत कुछ कहानी इसने हिस्ट्री में पढ़ी है, और बहुत ज़्यादा ये अपने उसमें फिक्शन, अपना रोमांटिसिज्म, अपना इमेजिनेशन उसमें इम्ब्यूड कर देता है, उसमें फिल कर देता है। तो ये थोड़ा बहुत है, और ये इसका मैकबेथ का सोर्स माना जाता है हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। अब एक डिक्शनरी है नेशनल बायोग्राफी, उसके अंदर लिखा हुआ है मैकबेथ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये नेशनल बायोग्राफी में लिखा हुआ है, मैकबेथ का एक जिक्र है कि मैकबेथ एक राजा रहा है स्कॉटलैंड का 1040 से 1057। ये कमांडर ऑफ द फोर्स ऑफ डंकन, डंकन की फोर्स का कमांडर था, बाद में स्कॉटलैंड का किंग बना। अच्छा, किंग ऑफ स्कॉटलैंड कौन था? डंकन खुद भी बना। ये जो डंकन है किंग ऑफ स्कॉटलैंड, whom he slew, जिसको ये कत्ल कर देता है, एंड उस किंगडम ही टुक इन 1040, और 1040 में ये उसके साम्राज्य को अपने अधीन ले लेता है, डिफीटेड बाय सुवर्ड, जो बाद में हारता है सुवर्ड से। अब सुवर्ड कौन है? अनामिका जानते हैं आप? इशिका, सुवर्ड, अनिल, ध्यान नहीं है? सुवर्ड, SIWAD। इंग्लैंड में नहीं, राजा नहीं था ये, इंग्लैंड का था, ये बात सही है। और मेलकम के साथ लड़ने आता है, ये बात भी सही है, बट ही वॉज नॉट किंग।
ही वॉज द जनरल। जैसे मैकबेथ जनरल था ना, ऐसे वहां के राजा का क्या था, ये जनरल था। सुवर्ड नाम है इसका, सिवार्ड मत बोल देना इसको। क्या है ये? सुवर्ड। ये अर्ल था। क्या था ये? अर्ल, नॉट किंग, ही वॉज अर्ल, द अर्ल ऑफ नॉर्थम्ब्रिया। ये नॉर्थम्ब्रिया का अर्ल था, जो 1057 में मेलकम के साथ आता है। और ये हकीकत में कैरेक्टर रहा है जो मैकबेथ को हराता है आकर के, एंड स्लेन बाय मेलकम इन 1057। ये जो पूरी कहानी है मैकबेथ, नेशनल बायोग्राफी में बताया गया है कि मैकबेथ एक कमांडर था डंकन का, जिसको वो मार देता है, 1040 में राजा बन जाता है, फिर इसको हरा दिया जाता है सुवर्ड के द्वारा। सुवर्ड कौन था? द अर्ल ऑफ नॉर्थम्ब्रिया। और बाद में मेलकम उसका कत्ल कर देता है। लेकिन जब हम कहानी पढ़ेंगे ये शेक्सपियर वाली, तो उसमें कत्ल कौन करता है? मैकडफ करता है। वो थोड़ा चेंज कर दिया इसमें। बट एक्चुअली आप ये देखो ना कि अगर कोई मारा गया तो नाम तो किसका होता है? राजा का ही होता है ना। और राजा कौन था? मेलकम। तो इसलिए बात सही भी कि मेलकम के द्वारा से मारा। किसने मारा, कौन सैनिक ने मारा, वो सेकेंडरी बातें हो जाती है। और मेन चीज है कि राजा ने मारा उसको, मेलकम ने मार दिया था उसको। तो कल चूंकि आपने सारी कहानी सुनी थी ना, इसलिए आप आई थिंक रिलेट कर पा रहे होंगे चीजों को। आप भी एक काम करना, इसकी कहानी या तो जो मैंने कल पढ़ाया था सुन लेना, है ना, जो मैंने कल बताई थी कहानी, और नोट्स वोट्स मिल जाएंगे क्लास के बाद, एक बार बात कर लेना मेरे साथ, तो वो अपन प्रोसेस देख लेंगे। तो आप आज वाली क्लास समझने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत वो है कि कल वाली घटना है तो थोड़ा सा आप कह रही कि आपने पढ़ा हुआ है, शायद आप रिलेट, हाँ वो भूल जाता है, हर कोई भूलता है, मैं भी भूलता हूँ, सब भूलता है। देखो हिस्ट्री के हिसाब से डंकन वीकलिंग था, जो मैं कल कह भी रहा था। हिस्ट्री के हिसाब से तो डंकन कमजोर राजा था। लेकिन जब आप मैकबेथ कहानी पढ़ोगे जो शेक्सपियर ने लिखी है, उसमें डंकन को बहुत अच्छा, काइंड, ग्रेट और बहुत कोऑपरेटिव, अच्छा नजर वाला, जो मतलब एक अच्छा किंग बताया गया है, जिसकी मतलब फोरसाइटिंग है, काइंड है, अच्छा राजा है। इसको यहाँ ग्रेसस, गरिमापूर्ण, गौरवशाली, जस्ट, न्यायप्रिय राजा बताया गया है। लेकिन अपने प्ले में, पर वाकई में क्या था ये? वीकलिंग था। मैकबेथ रूल्ड फॉर मोर देन 10 ईयर्स। इतिहास के हिसाब से कितने साल राज किया उसने? 17 ईयर्स। लेकिन प्ले के हिसाब से लगभग 10 साल उसने राज किया। इन प्ले ही रूल्ड एज अ डिक्टेटर। और किसकी तरह रूल करता है वो? डिक्टेटर। डिक्टेटर कौन होता है? तानाशाह। क्यों कहा गया इसको? क्या नाम मैं भूल जाता हूँ, आप संगीता जी। जब जब उसको लगता था कि यार मुझे कोई खतरा है, तो वो उसे प्यार से, दिमाग से निपटाता था, या डायरेक्ट कत्ल करके निपटाता था उस मामले को। वायलेंस, वायलेंस पसंद था उसको। वो राजा लायक था ही नहीं, वो तो युद्ध में लड़ने लायक व्यक्ति था, सेनापति था, कमांडर था, जनरल था। लेकिन वो यहाँ पर डिक्टेटर की तरह राज करता है, और इसी वजह से उसका अंत भी होता है, फॉल आता है। लेडी मैकबेथ वॉज एम्बिशस। उसकी जो वाइफ थी लेडी मैकबेथ, वो भी क्या होती है? एम्बिशस। शी डिड व्हाट शी कुड फॉर हर हस्बैंड। वो अपने पति के लिए जो कर सकती थी उसने वो सब किया, अपने पति को राजा बनाने के लिए। और लास्ट में खुद पागल हो जाती है। पागल मतलब स्लीप वॉकिंग, रात में नींद में भी वो चलती है। और इस स्लीप वॉकिंग की बात कब बताई गई? ड्रामा आपने पढ़ा नहीं है। जब लास्ट एक्ट आता है, एक एक्ट फिफ्थ के अंदर जब सीन फर्स्ट आता है, तो उसमें ये बताया जाता है कि लेडी मैकबेथ जो थी वो रात को नींद में चल रही है और पागलों जैसी हरकतें कर रही है। उसके लिए डॉक्टर बुलाए जाते हैं, उसका इलाज करवाया जाता है। लेकिन एक दो सीन बाद पता चलता है कि उसने सुसाइड ही कर लिया, वो मर जाती है। बट वो उससे पहले अपने पति का बहुत सपोर्ट करती है। डॉनवर्ड्स मर्डर, ये मैं नाम बता रहा था आपको। डॉनवर्ड एक कैरेक्टर है इसमें, जो थेन ऑफ कॉर्डर है। थेन ऑफ कॉर्डर। थेन ऑफ कॉर्डर कौन है? कल बताया था आपको मैंने। उससे पहले कौन था? डॉनवर्ड था। और क्या क्या गलत काम किया था इसने?
नॉर्वे, नॉर्वे के राजा के साथ मिलकर के स्कॉटलैंड के राजा डंकन को धोखा दिया था, और उसको मारने के लिए कौन आता है? मैकबेथ और बैंको जाते हैं और उसको मार भी देते हैं। तो डॉनवर्ल्ड एक तो वो कैरेक्टर है, लेकिन इतिहास में भी डॉनवर्ल्ड एक नाम है। डॉनवर्ल्ड्स मर्डर ऑफ किंग डफ coincides with the murder of Duncan by Macbeth। इतिहास में भी ऐसा हुआ है कि डॉनवर्ल्ड नाम का एक व्यक्ति था जिसने किंग डफ को मारा था, जैसे कि मैकबेथ ने किसको मारा? For डॉनवर्ल्ड was also instigated by his wife, और डॉनवर्ल्ड ने अपने राजा डफ को मारा, और डॉनवर्ल्ड को भी उसकी वाइफ ने इंस्टिगेट किया था। इंस्टिगेट मतलब प्रोवोक किया था, भड़काया था। और यहाँ मैकबेथ को भी उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ ने भड़काया था। द मर्डर ऑफ चैम्बरलेन, कल बता रहा था आपको मैं, चैम्बरलेन किसके लिए यूज किया था अपने वर्ड? चैम्बरलेन कौन है? डंकन के बॉडीगार्ड्स। तो स्कॉटलैंड में क्या कहते हैं इनको? चैम्बरलेन। तो जो डंकन के जो चैम्बरलेन्स थे उनका मर्डर, एंड द मॉन्स्टर्स साइट्स ऑल हैव देयर रिफ्लेक्शन इन मैकबेथ। ये जो डॉनवर्ल्ड और डफ की कहानी है ना, इसमें सारी बातें होती हैं कि एक डॉनवर्ल्ड नाम का सेनापति अपने राजा डफ को मारता है, जैसे कि मैकबेथ डंकन को मारता है। डॉनवर्ल्ड को भी उसकी वाइफ ने क्या किया था? इंस्टिगेट किया था, भड़काया था, और वो भी चैम्बरलेन का वहां पर भी मर्डर होता है, और यहाँ पर भी चैम्बरलेन का मर्डर होता है, और भूत दिखाई देता है, मॉन्स्टर्स, बैंको वाला। तो वो कहानी का जिक्र इसमें भी है। तो ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशंस ली गई हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स की, कौन कौन सी कहानियों की, तो वो थोड़ा आप याद रखना। अब इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा और सरल चीज़ों पे आते हैं, अब पर्टिकुलर मैकबेथ के टेक्स्ट पे आते हैं। इसमें टोटल कितने एक्ट्स हैं? और वैसे भी शेक्सपियर 5 एक्ट्स के ही ड्रामा लिखता है। उसके एक्ट्स कितने एक्ट्स होते हैं उसके? 5। लॉन्गेस्ट एक्ट इसका 5th है, जिसमें 11 सीन्स हैं। सीन की संख्या 11 है, 9 है, 8 है। ये थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा। अगर आपने जो टैक्स लिया हो उस टैक्स में हो सकता है 8 हो, 9 हो, 11 हो, तो वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने कल बताया था सीन होता क्या है। अनामिका जी, आप जानती हैं सीन क्या होता है एक्ट में? नहीं, सीन दूसरा आ गया, सीन पहला हो गया। पता कैसे चलता है कि सीन ये सीन है? कल मैंने आप लोगों को बताया था वो क्या चीज थी? श्रीना बताना चाहती हैं? हाँ, तो कहीं ना कहीं सही कह रही है थोड़ा बहुत, कि जब कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। अब कैरेक्टर चेंज तो बिना सीन चेंज भी हो सकते हैं वैसे, क्योंकि कोई कैरेक्टर अंदर चला गया बैकग्राउंड में, बैक स्टेज पे, और कोई आ गया। लेकिन जब पूरा पर्दा ही चेंज हो, पूरा सीन ही चेंज हो, महल से जंगल में चले जाएं, जंगल से युद्ध के मैदान में चले जाएं, तो पूरा एक सीन चेंज होता है। तो उसमें ये लिखा हुआ भी आता है एग्जिट, यानी एग्जिट, वो लिखा हुआ आएगा। एग्जिट मतलब वो सीन खत्म हो गया। फिर नया सीन तो एंटर होते हैं, उसमें कुछ कैरेक्टर्स एंटर होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स की आवाज़ आती है पीछे से, तो वो सीन बदलाव होते हैं, चेंज होते हैं, उसकी बात है। तो 5th वाला सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है, इसमें 11 सीन्स हैं। सबसे छोटा एक्ट इससे जस्ट पहले वाला है 4th, जिसमें केवल कितने सीन्स हैं? 3 सीन्स हैं। कल या परसों में, शायद मोस्ट प्रोबेबली कल ही, आप अपना टेक्स्ट लेके आना, हम इसकी एक एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग केवल इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उस पूरे ड्रामा में से हमने वो इंपॉर्टेंट लाइन निकाल ली आपके लिए, जो आप बाद में निकालते हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हम ऐसे ही करें कि पहली क्लास ही टेक्स्ट से शुरू कर दें, और बच्चों को बोले भाई तुम अपने नोट्स बनाओ इस तरह, या नोट्स ये वाले नोट्स हैं। बट मैं पहले समझा रहा हूँ ताकि जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे ना ओरिजिनल, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, एक एक बात समझ में आएगी आपको। इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आते हैं, 3 विचेस, जो कितनी बार आती हैं? सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मतलब जो नेचुरल चीजें नहीं है, आम लोग, आम इंसान, आम घटनाएं नहीं है, ये कुछ मैजिकल घटनाएं हैं, कुछ इस तरह की, जो उनको सुपर नेचुरल बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि 3 विचेस की एंट्री
इस प्ले में कितनी बार होती है? 4 टाइम्स। ये क्वेश्चन है। थ्री विचेस की एंट्री कितनी बार होगी? पहली बार होती है एक्ट फर्स्ट में, सीन फर्स्ट और सीन थर्ड। ये तीनों विचेस प्लान करती हैं मैकबेथ से मिलने का एट हीथ। हीथ एक जगह होती है जो ऊपर थोड़ी ऊंचाई की जगह होती है जहां घास वास उगी होती है और बोला ना पास्चर्स टाइप का होता है, कुछ पास्चर चरागाह टाइप का होता है हीथ। वहां पर पहले सीन में तो खुद तीनों बात करती रहती हैं और फिर जब सीन नंबर थर्ड आता है तो मैकबेथ और बैंको जो सीन सेकंड में दिखाई देते हैं उनकी सीन थर्ड में मुलाकात थ्री विचेस से होती है। तो 2 बार तो एंट्री हो गई एक्ट फर्स्ट में। फिर एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ, जब जो इनका बॉस है, इनकी देवी हैकेटी, जब वो इनसे मिलती है और इनसे फॉलो अप लेती है, हाँ भाई अपने प्लान का क्या हुआ, तुमने क्या मैकबेथ के कान भरे कि नहीं भरे, तुम्हारा प्लान कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ, तुमने शरारत कितनी की अभी तक बताओ मुझे। फिर वो बातें होती है। और फिर एक्ट फोर्थ में जब मैकबेथ को लगता है कि यार मैं तो राजा बन भी गया, बैंको मर गया, सब कुछ हो गया, अब मुझे इतनी सारी परेशानियां क्यों हो रही हैं, तो मैं एक बार थ्री विचेस से वापस मिलता हूं। फिर वो उनसे मिलने केव में जाता है, गुफा में जाता है मैकबेथ, और वहां पर ये सीन दिखाई देता है। तो एक तो थ्री विचेस सुपरनेचुरल एलिमेंट्स है जो 4 बार आते हैं, 2 बार एक्ट फर्स्ट में, 1 बार एक्ट थर्ड में और 1 बार एक्ट फोर्थ में। पॉइंट समझ में आ गई बात आप लोगों को? ये पूरे टेक्स्ट को पढ़ के समझ करके पॉइंट्स है आपके लिए, जहां से डायरेक्ट क्या मिलेंगे आप लोगों को? क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आंसर्स मिलने वाले हैं। वो काम ऐसे हर टॉपिक में किया जो पुराने स्टूडेंट जानते हैं इस बात को। श्रीन आप नहीं है और आप नहीं है, आपको थोड़ा सा अब इतना आइडिया नहीं लग पा रहा होगा। गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट की देवी कौन है? हैकेटी, जिसको शेक्सपियर हैकेट भी कहता है। उसके जो प्ले देखोगे वहाँ उच्चारण इसका हैकेट मिलेगा, लेकिन ये अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन देखें वैसे इसका, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? हैकेटी। ये इन तीनों चिड़ैलों की देवी है, बॉस है। एक बैंकुओं का गोश्त भी दिखाई देता है, बैंकुओं का गोश्त। एक बार तो एक्ट थर्ड में आता है सीन फोर्थ में, जब दावत होती है। ये दावत कौन सी थी मीनाक्षी? किस चीज की दावत हो रही थी? कल बताया था आपको मैंने, जवाब आने चाहिए, स्मार्ट जवाब आने चाहिए। ये 9-10 स्टूडेंट तो देखो ऑनलाइन ही देखते हैं। रोहित भी नहीं आया आज, गौरव नहीं आया है? डंकन के मारने खुशी में दावत की थी, तो उसके बाद ही दावत हुई, ये बात तो सही है। तो डंकन के मारने पे और इस दावत के बीच में एक घटना और हुई है। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं। किंग डंकन को मारा क्यों गया? क्यों मारा था उसको? बस। तो जब मैकबेथ राजा बन गया तो राजा बनने की खुशी में पार्टी तो होगी, तो कोरोनेशन की पार्टी थी, दावत थी, फीस थी, जिसमें उसने अपने दोस्त बैंको को भी बुलाया था। बैंको उसका दोस्त है और दूसरा बड़ा जनरल है। तो बैंको और जब फ्लियंस आ रहे थे तो रास्ते में उसने मर्डरर्स को काम दे दिया मरवाने का उनको, कि उससे खतरा था उसको, तो बैंको को मरवा देता है। और उसका भूत एक्ट सेकंड में डंकन का मर्डर होता है और एक्ट थर्ड में बैंको का मर्डर हो जाता है, उसके बेटा फ्लियंस भाग जाता है, और उस एक्ट थर्ड में ही सीन फोर्थ में 2 बार वो आता है फीस्ट में, 2 बार उसकी एंट्री होती है, और प्ले में 3 बार आता है टोटल। एक बार फिर आएगा ये जब वो एक्ट फोर्थ के सीन फर्स्ट में मिलने जाएगा ना उनसे, थ्री विचेस से, तो वहां पर भी उसको बैंको का भूत दिखाई देता है, एक बार वहां भी दिखाई देता है, जिससे फिर डर जाता है वो। तो ये थ्री विचेस, गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट, गॉस्ट ऑफ बैंको, ये सारे कौन से एलिमेंट्स हैं? भूत वगैरह, चुड़ैले वगैरह, सब ये सुपरनेचुरल चीजें वो यहां होती हैं। इंपॉर्टेंट सीन्स कौन से हैं जहां बड़ी घटनाएं हुई? पहला, डंकन का मर्डर, जो एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में होता है। तो क्या इस तरह की बातें पूछ सकता है आपसे? बिल्कुल, वो पूछेगा डंकन का मर्डर इनमें से कौन से एक्ट के कौन से सीन में हुआ।
तो जब पूरा टेक्स्ट पढ़ोगे ना आप एक एक लाइन, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। एक दो बार रीडिंग करोगे तो पता चल जाएगा। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट लाइन निकाल ही दिया आप लोगों के लिए, फिर भी इस तरह से पढ़ोगे तो चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएगी। एक स्लीप वॉकिंग सीन जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में, स्लीप वॉकिंग, नींदों में चलना, कौन करता है? लेडी मैकबेथ। शिरीन आपको जवाब आ रहे हैं आज? हाँ, और आज जवाब अनामिका को नहीं आ रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद इनको भी जवाब आएंगे। आप इनसे बात कर लेना कि बहन तुम्हारी क्या स्थिति है अभी। होता है कि बहन जब मैं पहले दिन आई थी ना, मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी, एजिटेशन भी रहती है और आपको इतना वो भी नहीं रहता, आइडिया भी नहीं रहता बड़ा, तो एक दो दिन आप पढ़ लेते हो टॉपिक को तो वो रहता है फ़र्क। तो आप इसलिए वो, और ये सामना टीचर करना पड़ता है हर एक नए स्टूडेंट के लिए लेकर, जो मैं हमेशा आप शेयर करता हूँ आपके साथ में, कि पहले दिन दूसरे दिन बच्चा बड़े अजीब तरीके से फील करता है, और उसका वो चेहरे का फीलिंग टीचर को समझ में आता है, जो खासकर टीचर एक्सपीरियंसड हो। आप सबके चेहरों में इनके चेहरे में अंतर है, क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा, और टीचर को ना ये चीज़ें बिल्कुल अनकंफर्ट कर देती है कि यार मैं समझा रहा हूँ, बच्चा एंजॉय नहीं कर पा रहा, और वो एंजॉय कैसे करें, कल आ जाती है और किस्मत से, तो आज इन क्लास बहुत अच्छी हो रही होती, लेकिन वो एक दिन लेट हो गया, कोई नहीं। और वैसे देखा जाए तो और स्टूडेंट से आप पहले आ गई हैं, कुछ स्टूडेंट अभी बाद में भी आएंगे, अब तो आना शुरू हुए हैं बच्चे, तो और आएंगे। तो एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में ये क्या हो जाती है, इसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और हल्यूसिनेशन होते हैं, ये गिल्ट फील करती है बहुत ज़्यादा, और इसको लगता है कि जो मेरे हाथ हैं वो ब्लड से सने हुए हैं, और अरेबियन परफ्यूम भी मेरे हाथों की बदबू को नहीं हटा सकता, इस तरह की बातें करती है, और लास्ट में वो दिमाग की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो नींदों में चलना शुरू कर देती है और बड़बड़ाती है, अपने सारे गिल्ट बोलने लगती है। तो उसके महल की जितनी भी जो उसकी दासियां थी, जो उसकी सर्वेंट्स थी, पर्सनल सर्वेंट्स, उनको पता चल जाता है कि इन्होंने गलत काम किया है। तो वो एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में होता है। लेडी मैकबेथ इज रिलेटेड टू स्लीप वॉकिंग और सोमनम्बुलिज्म। ये जो स्लीप वॉकिंग की बीमारी होती है ना, इसे क्या कहते हैं? सोमनम्बुलिज्म। सोमनम्बुलिज्म मतलब नींदों में चलना, नींदों में चलने की बीमारी होती है। सोमनिया होता है ना, सोमनिया, सोमनम्बुलिज्म। और जो नींद में चलता है उसको बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम, या आप उसमें याद कर रहे होंगे सफिक्स प्रीफिक्स में, सफिक्स में आता है ISM अगर लग जाए लास्ट में तो वो वाद हो जाता है, और IST लग जाए तो वो व्यक्ति हो जाता है जिसमें वो जो काम करता है। अपने प्रीफिक्स सफिक्स वाले में पढ़ा रहा हूँ, चीज में आप देखा होगा आपने। तो ये सीन आता है, और फिर एक्ट 5 के सीन 5 में वो सुसाइड कर लेती है, और जैसे सुसाइड करती है ना, बहुत फेमस एक सलीलकवी बोलता है मैकबेथ, टुमोरो टुमोरो टुमोरो, लाइफ इज वॉकिंग शैडो। उसका पूरा दिल दिमाग सब हिल जाता है उसके बाद, उसको गुस्सा भी खूब आता है, फिर वो लड़ने मैदान में चला ही जाता है, एक दो को मारता है और बाद में खुद भी मर जाता है। तो ये बड़ी घटनाएं हैं, इंपॉर्टेंट सीन है। ऑडियंस आर प्रीटी अवेयर दैट डंकन इज डेड एंड सोन इट्स गोइंग टू बी रिवील्ड। देखो, चूंकि डंकन को ये नहीं पता होता कि मैं मैकबेथ के महल में जा रहा हूं और वहां मारा जाऊंगा। अच्छा हेमा, मैकबेथ के महल का नाम क्या है? अनिल, कल बताया नहीं आपको? मैंने बताया था कल, श्योर है आप? तो ना भी बताया हो। महल का नाम क्या था? इनवर्नेस। क्या नाम था? और किस पहाड़ी पर स्थित था? कल बताया था मैंने, जब मैं आपको समरी बता रहा था तब बताया था मैंने। किस पहाड़ी पर स्थित था? हाँ, डी से, डनसिनेन हिल। कौन सी हिल है? डनसिनेन हिल। ये सब छोटी छोटी बातें क्यों पूछ रहा हूं, क्यों बता रहा हूं आपको मैं? क्योंकि मैं आपको इस पे 200 क्वेश्चन कराऊंगा, 200 क्वेश्चंस, और उन सब में क्वेश्चंस होंगे। और आप देखना जिस दिन पेपर करोगे ना, आपको अगर सब याद है, ये याद है, ये याद है, ये याद है, ये याद है, जब पढ़ोगे ना रेगुलर आप सब याद हो जाएगा आपको। मैं इतनी बार बोल दूंगा इनको। डनसिनेन हिल पर इनवर्नेस नाम का उसका काशल है जहां वो रहता है, और वहां डंकन आता है। उसको लगता है कि पार्टी होगी, एंजॉय होगा, लेकिन ऑडियंस को पता होता है कि यहां पर ये मारा जाने वाला है।
जब ऑडियंस को पता हो लेकिन कैरेक्टर्स को नहीं पता हो, इसे क्या कहते हैं आप लोग? ड्रामेटिक आयरनी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसे ड्रामेटिक आयरनी कहा जाता है। तो ये ड्रामेटिक आयरनी है। डंकन में मारा जाता है, और जब वो मारा जाता है तो घटना होती है ऑन द नॉकिंग एट द गेट। गेट के ऊपर नॉकिंग होती है। मैकडफ गेट बजाता है जोर जोर से, खोलो खोलो खोलो। लेकिन जो पोर्टर है, डोरमैन, वो तो ड्रंकर्ड है, ही इज ड्रंकन, वो पी हुई स्थिति में है, उसको होश ही नहीं है, वो कई देर तक गेट नहीं खोलता। गेट बजता रहता है, बजता रहता है। जब हम पढ़ेंगे ना टेक्स्ट तो पता चलेगा आपको। तो उस घटना से एक नाम दिया टॉमस डी क्विंसी ने, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। टॉमस डी क्विंसी, ये जो ग्रेड सेकंड के स्टूडेंट ही बैठे हैं सारे यहाँ पर, आप दो को अगर छोड़ दें हम लोग तो सब ग्रेड सेकंड भी पढ़ते हैं, आप भी नहीं पढ़ते शायद, है ना? तो आपको ग्रेड सेकंड बताया था टॉमस डी क्विंसी। हरकू कौन है, कहां से है, किस एज का है, क्या था? टॉमस डी क्विंसी किसी को भी याद है क्या? अनामिका आपको भी नहीं पता? नहीं। रोमांटिक एज का है चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, टॉमस डी क्विंसी। ये सब रोमांटिक एज के एसेइस्ट है। मैं श्रीन आपको कह रहा था ना कि आप बिना पढ़े एग्जाम नहीं दे सकते वो वाला। ये हमें आजकल तो एक गलत फहमी है कि आप फॉर्म भर देंगे और हो जाएगा सिलेक्शन। अब नहीं होता ऐसा। बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता है वो। जो रेगुलर पढ़ रहे हैं बेचारे, उन्हीं को ही वो लग रहा है कि यार हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे। आप गलत फहमी पाल लेते हो केवल कि हमने फॉर्म भर देंगे, ग्रेड फर्स्ट पढ़ रहे तो ग्रेड सेकंड भी हो जाएगा, ग्रेड थर्ड भी हो जाएगा। एक ही होगा, वो भी अगर आप मेहनत प्रॉपर करोगे तो। 3 के चक्कर में वो एक भी नहीं होगा। तो करो तो फिर प्रॉपर तैयारी करो उस चीज की, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। तो टॉमस डी क्विंसी जो है, अब देखो 1823 देख के नहीं बोल सकती थी आप? 1823 भाई, 1798 से सॉरी, मेरा ध्यान वहां चला गया। 1832 भी बोलते हैं, 1837 भी बोलते हैं। विक्टोरिया रानी कब बनी? 1837 में। तो विक्टोरियन एज 1837 में शुरू होती है, और 1798 में जब लिरिकल बैलेड आया वर्ड्सवर्थ का और एस टी कॉलरिज का, तब से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। तो 1823 इसी के बीच में है ना, तो कौन सी एज हो गई है? रोमांटिक एज है। तो रोमांटिक एज में था टॉमस डी क्विंसी। उसने जब विलियम शेक्सपियर के इस मैकबेथ को पढ़ा तो उसने वहां से इसकी एक क्रिटिसिज्म लिखी, शेक्सपियर की क्रिटिसिज्म। ये एसेज था ना, तो ऐसे लिखता था, तो उसमें ऐसे में इसने उसकी क्रिटिसिज्म लिखी, और उस क्रिटिसिज्म का, उस ऐसे का इसने नाम क्या दिया? ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। जो मैकबेथ नाटक में घटना होती है डंकन के मरने के बाद, और उसके नाम अपने ऐसे का इसने ये दिया। ठीक है ना? 1904 में AC ब्रैडले, इन्होंने द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पब्लिश किया 1904 में AC ब्रैडले ने। तो ये भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड था। 33 में LC नाइट्स, इसने हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ नाम से एक ऐसे लिखा। और आप में से कोई बताएगा इस कहानी के हिसाब से कितने बच्चे थे? अनिल पानी के लिए बोल, कितने बच्चे थे लेडी मैकबेथ के? ऋषिका, कल कहानी में कितने बच्चे बताए थे मैंने? कल वाली कहानी नहीं, क्लास नहीं ली आपने? कल नहीं आई थी आप पढ़ने? ध्यान ही नहीं, और क्लास भी नहीं ली घर पे आपने, लाइव भी नहीं देखा आपने, बाद में रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी। रिकॉर्डिंग तो 1-2 दिन बाद आती है। क्या किसी को पता है? 3 बच्चे थे। कहाँ पढ़ा आपने? 3 कहाँ से हो गए? किसने बताया आपको? 3 कोई हेल्यूसिनेशन में है। हाँ
3 तो किए ही होंगे बच्चे। अरे वही तो डर था उसको, क्या मेरे तो बच्चा है नहीं, तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा, और बच्चा किसके है, बैंकों के, उसका बेटा राजा बनेगा मेरे को मार कर, मेरे तो बच्चे हैं नहीं, कोई बेटा नहीं होता उसको। तो ये ऐसे ही सटारिकल क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। कहते हैं मैकबेथ में कोई पोएटिक जस्टिस नहीं है। कल मैंने बताया था विकास, पोएटिक जस्टिस क्या होता है बेटा? नहीं, अनिल, पोएटिक जस्टिस किसी को पता है क्लास में? हाँ बताइए हर को। नहीं, पोएटिक जस्टिस क्या होता है? जो भी राइटर, ऑथर, पोएट होता है, वो अपने कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं उनके वर्क्स के हिसाब से, उनके डीड्स के हिसाब से उनको लास्ट में वैसा ही मतलब पनिशमेंट या फिर उनको गिफ्ट्स, इनाम या रिवॉर्ड्स देता है। किसी ने अच्छे डीड्स किए हैं, गुड डीड्स हैं, तो उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं लास्ट में, और अगर किसी ने बैड डीड्स किए हैं तो उनको पनिशमेंट मिलता है। और जितने प्रोपोर्शन में, जितने उसमें किया है, जितने ज्यादा पाप उतनी बड़ी सजा, जितने अच्छे काम उतना अच्छा उसको इनाम मिलता है। यहां पर शेक्सपियर वो करने में सफल नहीं होता। बुरे कैरेक्टर्स मैकबेथ और लेडी मैकबेथ, इनके साथ तो बुरा होता है लास्ट, लेकिन कुछ अच्छे कैरेक्टर्स हैं उनके साथ भी बुरा होता है। जैसे बैंक्वो बहुत अच्छे इथिक्स का, मोरल का व्यक्ति है, उसके दिमाग में भी एम्बिशन भरती है 3 विचेस, लेकिन वो गलत काम नहीं करता। वो डंकन को मारने का प्लान नहीं बनाता, अपने दोस्त को मारने का प्लान नहीं बनाता। अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन उसको मार दिया जाता है बैंक उसके मैकबेथ के द्वारा। ऐसा बताओ, मैकडफ की वाइफ लेडी मैकडफ की क्या गलती थी? उसको और उसके बच्चों को बेमतलब में मार दिया जाता है। तो ये जस्टिस नहीं है, ये न्याय नहीं है। और मैकबेथ में ऐसा लगता है कि शेक्सपियर ने पोएटिक जस्टिस नहीं किया। आ रही बात पॉइंट समझ में आप लोगों को? नो पोएटिक जस्टिस इन मैकबेथ, देयर इज नो पोएटिक जस्टिस बिकॉज वर्चुअस कैरेक्टर्स, जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं, वर्चुअस, सद्गुणी, बढ़िया कैरेक्टर्स, और जो विलन्स हैं सफर अलाइक, उन सबका एक जैसा ही वो रहता है। लेडी मैकडफ एंड हर सन डाई विदाउट एनी अपरेंट रीजन फॉर इट। जो लेडी मैकडफ है और उसका बेटा है, वो बिना किसी अपरेंट रीजन के, बिना किसी ऑब्वियस रीजन के मारे जाते हैं। बैंक को बिना किसी रीजन के मारा जाता है, इनका कोई दोष नहीं था बेचारों का, ये बेमतलब मारे जाते हैं। तो यहां पोएटिक जस्टिस इन्होंने नहीं किया। क्या आपने बोला नहीं उनको? गलत है यार, क्यों? नहीं तो आप अगर वो नहीं तो थैंक यू। फ्रेजेस यूज फॉर, कौन से फ्रेज किसके लिए यूज हुए हैं वो देखना है। एन आर्म्ड हेड, ये किसके लिए बोला गया? मैकबेथ के लिए। एन आर्म्ड हेड मतलब वो ऐसे दिमाग का आदमी है जो हमेशा हथियारों से लैस रहता है। वो कोई भी काम आर्म्ड हेड से ही करता है। वो टायरेंट है, दिमाग से, बुद्धि से, इंटेलिजेंस से वो कोई फैसले नहीं लेता। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सारा सॉल्यूशन किससे करता है? वो मार कर, वायलेंस करके, ब्लड शेड करके ही लेता है। मैकडफ के लिए क्या है? ब्लडी चाइल्ड। विकास, इसको ब्लडी चाइल्ड क्यों कहा गया? वो पेट से नेचुरल पैदा नहीं हुआ, उसका पेट काट कर निकालो, पेट काट कर बच्चे को निकालेंगे तो उसमें खून लगा हुआ आएगा, तो ही वॉज अ ब्लडी चाइल्ड। और मैंने बताया था कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो
जो विचेज है ये कहती है कि तुम्हें कोई भी ऐसा आदमी नहीं मार सकता जो किसी औरत के पेट से पैदा हुआ है। तो ये औरत के पेट से पैदा हुआ ही नहीं, इसको तो औरत के पेट से काट करके निकाला गया है। तो ब्लडी चाइल्ड किसको कहा गया? मैकडफ को। ए चाइल्ड क्राउन, एक बच्चा जिसके सिर पर क्राउन लगा हुआ है, मुकुट लगा हुआ है, तो वो कौन होता है? राजा का बेटा, प्रिंस। जो बच्चा होता है और उसके ऊपर एक क्राउन लगा देते हैं कि भाई जब राजा मरेगा तो यही राजा बनेगा, तो वो कौन होता है? मेलकम। और ये चाइल्ड क्राउन का एक जगह नाम आता है, चाइल्ड क्राउन। जब वो थ्री विचेस से मिलने जाता है ना बैंक को, एक्ट 4 में, तो उस गुफा में थ्री विचेस उसको एक बच्चा दिखाती हैं जिसके ऊपर क्राउन लगा होता है, और उस बच्चे के हाथ में ब्रांचेस ऑफ द ट्री होती है, पेड़ की डालियां होती हैं। वो दिखता है वहां पर, तो पूरा स्पष्ट तो बताती नहीं है कि ये क्यों दिख रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये मेलकम है जिसकी सेना अपने हाथों में पेड़ की डालियां लेकर आएगी बर्नम वुड जंगल की, और वो उनके किले डनसिनेन हिल की पहाड़ी पर जो उनका किला है इन्वर्नेस, उसकी तरफ वो सेना बढ़ेगी और मेलकम की सेना उसको मारेगी। तो मेलकम ये संकेत देती है वो थ्री विचेस, लेकिन साफ साफ उस समय पता नहीं चलता है। तो बाद में, और यार ये चित्र इस ऐसे था, ये इसका मीनिंग था। इन मैकबेथ इट इज अ हीरो हु बिकम्स अ विलेन। और ये मैकबेथ में नहीं है, इसके जितनी भी ट्रेजेडीज है ना उन सब में लगभग ऐसा ही है। जो हीरो होता है ना वही क्या बनता है उस कहानी का? विलन बनता है। और वो विलन क्यों बनता है? हीरो, उसमें कोई ना कोई एक फेटल फ्लो होती है, तो कल हम बात कर रहे थे। फेटल फ्लो क्या होता है? एक वीकनेस, एक हामाटिया, उसको ग्रीक में लैटिन में हामाटिया कहते हैं। हामाटिया मतलब उसमें एक कमी होती है, एक वीकनेस होती है जिसकी वजह से वो मारा जाता है। मैकबेथ में मैकबेथ अच्छा खासा बढ़िया हीरो था, लेकिन उसमें कमी होती है कि उसमें एम्बिशंस होती है, जिस एम्बिशन को और ज्यादा भड़का देती हैं थ्री विचेस और उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ। होती तो पहले से ही, कहीं ना कहीं आप पहले से गलत होते तभी तो वो भड़का सकता है आपको, अदरवाइज बैंक को तो नहीं भड़का, ये कैसे भड़का? तो ये जो क्या नाम है इसका, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? विलन। विलन कैसे बनता है? तो उसमें कमी है एम्बिशंस की। ऐसे अगर किसी ने ओथेलो पढ़ा हो, ओथेलो में भी कमी होती है। पढ़ा है किसी ने ओथेलो? क्या कमी होती है उसमें? क्या करता है? कल बताया था मैंने बात वाले। क्रेडुलस होता है, उसमें कमी क्या है? कान का कच्चा होता है। ऐसे ही किंग लियर है जिसमें इनडिसिसिव था, डिसीजन नहीं ले पाता था कौन सी बेटी सही है कौन सी बेटी गलत है। तो जो हीरो होता है ना वही इनमें क्या बन जाता है? विलन बन जाता है। और ऐसे नाटक, ऐसे ड्रामा जो हीरो के नाम पे रखे जाते हैं, कल पढ़ा था हम लोगों ने, एपोनिमस। शाबाश, क्या होता है वो? एपोनिमस। चलो, इट इज द स्टोरी ऑफ मैन ऑन द वे ऑफ डैम्नेशन। एक ऐसे आदमी की कहानी है जो गलत रास्ते पर निकल जाता है। इट इज अ मोरलिटी प्ले। ये मोरलिटी प्ले है क्योंकि इसमें आपको एक मोरल लेसन मिलता है कि हमें ज़्यादा एम्बिशंस नहीं रखनी चाहिए, हमें अपने परिवार के लोगों को, अपने राजा को उनसे अच्छा बिहेव करना चाहिए, उनको अपने एम्बिशन के चक्कर में गलत बिहेव नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ मोरलिटी यहाँ मिलती है हमारे को। द क्रूसेड्स मिशन, देखो ये क्या होता है समझिए आप। क्रूसेड मिशन इंग्लैंड में बहुत चले। जब जब कोई सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक आपको रिफॉर्म्स करने, सुधार करने, तो उसके लिए लोग एक मूवमेंट चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं, ताकि समाज में या
राजनीति में या इकोनॉमिक आर्थिक लेवल पे इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो उसको जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए इस मिशन को हम बोलते हैं क्रूसेड मिशन। तो अपने इस नाटक में भी क्रूसेड मिशन होता है। जब एक टायरेनी, एक निरंकुश व्यक्ति मैकबेथ राजा बन जाता है तो उसको हटाना जरूरी है। उसको हटाने के लिए एक मिशन चलाया जाता है। उसका लीडरशिप करता है मैकडफ, और ये इसका पर्पस है मैल्कम जो डंकन का बेटा है उसको किंग बनाना है वापस से, और लास्ट में जो किंग ये बना भी देते हैं तो क्रूसेड मिशन इनका सक्सेसफुल हो जाता है। इनका साथ इसके लिए इंग्लैंड की आर्मी भी देती है और वहां का जनरल सुवर्ड इनके साथ में आता है। आ रही बात समझ आप लोगों को? देखिए, ये एक विग्रस कैंपेन होता है पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज के लिए, इज टू प्लेस द राइटफुल किंग मैल्कम ऑन द थ्रोन। और यहां पर ये जो क्रूसेड मिशन है, वैसे तो ये होता है, ब्रेकिट में एक्स्ट्रा जानकारी दी थी, ये यहां पर काहे के लिए? सही राजा बनाने के लिए। राइटफुल किंग जो कौन है? मैल्कम। राजा का बेटा ही तो राजा बनना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो फिर व्यवस्था सारी गड़बड़ा जाएंगी, तो उसको राजा बनाने के लिए क्रूसेड मिशन होता है। मैकडफ जो है, जो स्कॉटिश नोबलमैन है, थेन ऑफ 5, हॉस्टाइल टू मैकबेथ किंगशिप, वो मैकबेथ की किंगशिप के खिलाफ हॉस्टाइल मतलब उग्र हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, उनकी बात नहीं मानता, उनके खिलाफ हो जाता है फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही। कब से? हेमा, कब से वो खिलाफ हो जाता है उसके? उसी रात से उसको डाउट हो जाता है कि यार इसको ऐसा हर कोई तो चैम्बरलेन तो नहीं मार सकते, इनको बॉडीगार्ड तो कैसे मारेंगे, ये एम्बिशियस है और इसने मारा होगा। उसको डाउट शुरू से हो जाता है, तब से ही वो होस्टाइल मतलब खिलाफ हो जाता है, दुश्मन हो जाता है उसका। ही इवेंचुअली बिकम्स अ लीडर ऑफ द क्रूसेड, वो उस क्रूसेड का लीडर बन जाता है टू अनसीट मैकबेथ, मैकबेथ को उसकी गद्दी से हटाने के लिए, सीट से हटाने के लिए। ब्लड इन मैकबेथ सिंबलाइजेस, इस मैकबेथ नाटक में जो ब्लड है वो किसका सिंबल है? रियलाइजेशन ऑफ गिल्ट। जब जब खून दिखाई देता है ना हाथों पे, दीवारों पे, खंजर पे, ये मान लो कि वो जो कैरेक्टर्स है वो गिल्ट फील कर रहे हैं, गिल्ट को रियलाइज कर रहे हैं। और कोई चीज जो गिल्ट है उसको आप उस खून को पानी से धो सकते हो क्या? क्योंकि ये फिजिकल चीज थोड़ी है, ये तो इंटरनली आप फील कर रहे हैं। और गिल्ट खत्म होने में टाइम लेती है या मरने तक भी खत्म नहीं होती, अगर कोई बड़ा आपने गलत पाप किया है तो वो भी एक शिक्षा इसके अंदर है कि ब्लड यहां पर जो है सिंबल है किसका? गिल्ट का, रियलाइजेशन ऑफ गिल्ट। थंडर एंड लाइटिंग इन मैकबेथ सिंबलाइजेस, इस सिंबल, इस कहानी के अंदर थंडर आती है बार बार, बिजलियां कड़कती हैं, बिजली चमकती है, ये किस चीज का सिंबल है? प्रोफेसीज का। किसका है? भविष्यवाणी। जब जब थंडर होती है, जब जब लाइटनिंग होती है तो कोई ना कोई भविष्यवाणी होने वाली है। तो 3 विचेज आती हैं। 3 विचेज के आने से पहले क्या होता है? थंडरिंग और लाइटनिंग, और फिर वो प्रोफेसी करके जाता है। ऐसा एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में भी है। आप देखना शुरू की पहली लाइन पढ़ोगे ना आप, उसमें ये लिखा हुआ है थंडरिंग, लाइटनिंग, और फिर 3 विचेज अपीयर होती है। ये देखो क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं आपके, एक एक बढ़िया बढ़िया लाइंस हैं। और देखो यूनिवर्सिटी में पढ़ने का तरीका अलग होता है और कोचिंग्स में पढ़ने का, यहाँ कंपटीशन पढ़ने का तरीका अलग होता है। यहाँ यूनिवर्सिटी की तरह ऐसे ना बैठ के आराम से कहानियां जो चलती रहें, वो दौर तब चलता है जब आपको लिखना हो बहुत सारा। यहाँ तो तू बताए मास्टर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कौन सी लाइन क्वेश्चन बनेगा, मतलब कहानी मतलब नहीं है हमारे को। तो क्वेश्चन है, इधर आंसर है, क्वेश्चन है, आंसर है। और मजे की बात क्या है, इनमें कोहेरियंस है, कोहिजन है, सह संबंधता है। टीचर साथ साथ में क्या कर रहा है? आपके दिमाग में पूरी कहानी को भी सेट कर रहा है। ये चीजें एक्सपीरियंस धीरे धीरे आ जाती हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तब ज्यादा मजा आएगा। हर कोई इन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहा होगा, आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। मैकबेथ का पैलेस, पैलेस यानी महल का क्या नाम होता है? डनसिनेन। डनसिनेन महल है।
जो डनसिनेन हिल पर स्थित है, और उसके अंदर काशल है इन्वर्नेस। काशल का नाम क्या है? इन्वर्नेस। ये जो काशल है ऑफ मैकबेथ इज लोकेटेड, तो काशल का नाम तो इन्वर्नेस है, जो कहां पर स्थित है? डनसिनेन हिल। तो मतलब वो डनसिनेन बोल दो, इन्वर्नेस बोल दो, कुल मिला के हकीकत ये है कि डनसिनेन तो हिल है, पहाड़ी, और उस पर इन्वर्नेस नाम का किला है। तो जैसे ये जो पहाड़ी है जयगढ़, नाहरगढ़, ये पहाड़ियां हैं, इनके ऊपर किलों के ऐसे अलग अलग क्या कर दिया इन्होंने? नाम दे दिए, ऐसे नाम दे दिए। काशल ऑफ डंकन, जो राजा डंकन है वो क्या है? उसका पैलेस का, उसका काशल का नाम क्या है? फोरेस। जो मेन राजा है डंकन, उसके काशल का नाम क्या है? फोरेस। और मैकबेथ के काशल का नाम क्या है? इन्वर्नेस, जो कहां पर सिचुएटेड है? डनसिनेन हिल पर। डंकन्स बॉडी वॉज कैरिड टू, जब डंकन मर जाता है इन्वर्नेस किले के अंदर, तो उसकी बॉडी को ले जाया जाता है कहां पर? कोलमी किल में। ये वो जगह है जहां स्कॉटलैंड के, इस मैकबेथ के हिसाब से, सभी राजाओं को जहां पे बैरी किया जाता है, उनकी बॉडी को रखा जाता है। उनके पूर्वजों की बॉडी वहीं होती है, और वो मानते हैं कि यहाँ पे हमारे गार्ड्स हैं, मतलब जो ना सुपरनेचुरल, वो इनकी रक्षा करते हैं। तो अगर किसी को अपने परिवार के लोगों से ऐसे जाना हो तो वो यहाँ पे जाके वो दर्शन करते हो। जैसे राजा जो अब जो अपने जयपुर के राजा हैं, उन सबको कहाँ जलाया जाता था? गैटोर की छतरियां, जो ब्रह्मपुरी में है, और ब्रह्मपुरी के पास ही उनका महल है, शीश महल। बहुत दूरी पर नहीं है, कुछ उस पर दूरी पर 2-4-5 किलोमीटर दूर तो शमशान होते ही थे, तो उनके शमशान वहाँ है। ऊपर गणेश जी की डूंगरी है, गणेश जी का मंदिर है, जयपुर से लोकल लोग जानते होंगे, और नीचे गैटोर की छतरी है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो गोविंद देव जी का मंदिर और ये शीश, ये जो सिटी पैलेस, वो आ जाता। तो कॉल मी किल, देखो, कॉल मी किल यानी कि मरने के बाद मुझे यहां पर दफना देना। तो दफनाने की जगह कौन सी है उनकी? कॉल मी किल। द सैक्रेड स्टोर हाउस है, ये पवित्र जगह है जहां पर इनकी डेड बॉडीज को रखा जाता है। ऑफिस प्रीसिडिसर्स, इससे जो पहले आए थे उनको भी ये रखा गया था, डंकन से पहले वालों को, और जो आगे भी कोई मरेंगे उनको भी रखा जाएगा। एंड गार्डियंस ऑफ देयर बोन्स, और इनकी बोन्स को, इनकी हड्डियों को गार्डियंस भी वहां हुआ करते थे, मतलब जो इनकी रक्षा करते थे। डंकन के राज्य का नाम क्या था? कंबरलैंड। राज्य का नाम तो कंबरलैंड था। जैसे राजस्थान तो राज्य हो गया, और उसका जो महल है वो जयगढ़ पे हो गया या नाहरगढ़ पे हो गया, तो वो फोरेस है। जो काशल का नाम क्या है? फोरेस। जहां इनकी डेड बॉडी को रखा जाता है वो क्या है? कॉल मी किल। ये जिक्र है इसमें अपने टेक्स्ट के अंदर, ड्रामा के अंदर जिक्र है इनका, तो वो अपने पॉइंट निकाल के रख दिया आपके लिए। और अब क्या होगा जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे ना, जब कॉल मी किल, यार ये लाइन आ गई, ये फॉरेस्ट यहां पर आ गया, फिर आपको ना अपनापन सा लगेगा उसके साथ में। कंबरलैंड का ये राजा था। प्रिंस ऑफ कंबरलैंड कौन है? क्यों? क्योंकि प्रिंस कौन होता है? राजा का बेटा। और राजा, कंबरलैंड का राजा कौन है? डंकन। और उसका बड़ा बेटा कौन है? वेलकम। तो प्रिंस ऑफ कंबरलैंड को पूछ ले आपसे तो क्या जवाब दोगे आप? वेलकम। और ये एक्चुअली कंबरलैंड कहां पर है? स्कॉटलैंड में। तो स्कॉटलैंड का ही ये प्रिंस था, जो बाद में राजा भी बनता है। ए पैलेस फॉर कोरोनेशन ऑफ मैकबेथ एंड मैल्कम। मैकबेथ और मैल्कम का जब कोरोनेशन होता है, राज्याभिषेक, जब उनको सिंहासन पर बैठाया जाता है, तो वो जो सेरेमनी होती है ना, वो कहां पर होती है? स्कॉन पे। वो जगह कहां होती है? स्कॉन, मतलब जहां पर इनका कोरोनेशन होता है। भाई ये रहने वाला तो इन्वर्नेस का है, फॉरेस्ट दूसरा काशल है, दफनाया जाता है इनको कॉलमी किल में। लेकिन जहां इनका राज्य अभिषेक होता है वो कौन जगह है? स्कॉन। बड़े राजा महाराजाओं के ठाट बाट होते हैं, अलग अलग जगह पे इनके अलग अलग प्रोग्राम आयोजित होते हैं। अपने यहाँ तो क्या होता है, जहाँ सब जल रहे हैं अपने को जला दिया जाएगा। आम आदमी, ये आम आदमी की कहानी है। आपको लगे साहब मेरा भी एक छतरी बनेगी अलग से, कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है ना। अपने को मरने पर दफनाने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे वो बड़ी बात है,
उनको बस टाइम हो तो आ जाए, वो भी 10-20 लोग मिल जाएं तो बड़ी बात है। मैं देख रहा था आज को डेढ़ थे, 3-4 लोग साथ में थे, 4-5 लोग मैक्सिमम। शहर में ये हालत है, 4 कंधे भी नहीं मिलते हैं, इसलिए गाड़ी में ले जाते हैं वो लोग बाग। ये स्थिति है। राजा महाराजाओं की चीजें अलग है, इनके जमाने अलग थे, अब सब खत्म हो गया। नॉर्वे का किंग का जिक्र होता है शुरू में, आपको पता है ना, नॉर्वे के किंग से लड़ाई होती है इनकी शुरू में, एक्ट फर्स्ट के अंदर ही, जिसको हरा देता है मैकबेथ। तो उस राजा का नाम शुरू में आता है, वो आप देखना, वो नाम है स्वेनो। क्या नाम है? स्वेनो। हिज आर्मी अराइव्ड इन 5 है ये, जैसे FIVE होता है ना 5, ऐसे क्या है ये? थेन ऑफ 5 इसकी आर्मी 5 पहुंचती है एंड बिगेन मैसेकरिंग स्कॉट्स, और स्कॉटलैंड के लोगों को मैसेकर, नरसंहार, मारना काटना शुरू कर देती है। और फिर इनसे लड़ने के लिए मैकबेथ जाता है। मैकबेथ के फादर का नाम आता है इस कहानी में, जिसका नाम क्या है? सिनेल। छोटे छोटे पॉइंट्स है, पूरा टेक्स्ट देखोगे तो देखने में आपको टाइम लग जाएगा, तो चीजें पॉइंट निकाल दिए कि मैकबेथ के फादर का नाम क्या है? सिनेल। और सिनेल वो व्यक्ति है जिसने मैकबेथ को जो विरासत में थेन ऑफ ग्लैमिस की पोस्ट दी, क्योंकि जो सिनेल है ये ग्लैमिस राज्य का थेन था, छोटा जैसा ना जगह होती है उसका, ये थेन था। ऐसे 5 एक जगह है, ऐसे ही ग्लैमिस एक जगह है, कॉडर एक जगह है, फॉरेस्ट एक जगह है, इन्वर्नेस एक जगह है, अलग अलग जगहों के नाम है। तो सिनेल इसके फादर का नाम है मैकबेथ का। और मैकबेथ का जो पर्सनल सर्वेंट है वो कौन है? सेटन उसका नौकर, इसका नाम आता है लास्ट में, सो खबरें देता है कि साहब सेना यहां तक आ गई और तुम्हारी वाइफ मर गई, और ऐसे कई बातें खबर देता है उसको सेटन। एक्ट फर्स्ट शुरू में सीन 2 जहां लड़ाई चल रही है, मैकबेथ लड़ाई लड़ रहा है। देखो सीन फर्स्ट में तो 3 विचेज आती हैं, और सीन सेकंड में मैकबेथ बैंक्वो का वो युद्ध का मैदान का सीन दिखाया था। लेकिन मैं कल बता रहा था आपको कि मैकबेथ में कोई भी लड़ाई स्टेज पर नहीं होती, स्टेज पर कोई ब्लड शेड नहीं होता, हर चीज बैकग्राउंड में होती है। आपको पता चल जाता है कि लड़ाई हुई थी। लड़ाई करके जब वो मैकबेथ और बैंक्वो आ रहे होते हैं, है ना, उधर वो रोस राजा को खबर देता है कि साहब उसने उस लड़ाई में उसको हरा दिया, और उसमें उसको पता चल जाता है कोई लड़ाई हुई थी, और इसमें उन्होंने उसको लड़ाई होते हुए दिखाते नहीं। तो लड़ाई एक तो हो रही है स्कॉटलैंड और आयरिश इन्वेडर्स में, एक तरफ स्कॉटलैंड है, एक तरफ आयरलैंड है। एक लड़ाई तो वो होती है शुरू के अंदर सीन 2 में, एक स्कॉटलैंड और मैकडोनवर्ल्ड। ये मैकडोनवर्ल्ड वही है जो कॉडर का थेन है। मैकबेथ किल्ड मैकडोनवर्ल्ड, और इसको ही मार देता है। मैकडोनवर्ल्ड कौन है? ये रहा देखो, थेन ऑफ कोडर। थेन ऑफ कोडर कौन है? मैकडोनवर्ल्ड। स्कॉटलैंड और नॉर्वे की लड़ाई होती है, नॉर्वे का साथ कौन देता है? थेन ऑफ। और इसको बाद में, जिसका नाम मैकडोनवर्ल्ड है, इसको कौन मार देता है? मैकबेथ। और नॉर्वे की सेना को हरा देते हैं, आयरलैंड की सेना को भी हरा देते हैं। और इस मैकडोनल्ड को मारने की वजह से थेन ऑफ कोडर की पोस्ट खाली हो गई, और ये पोस्ट किंग डंकन किसको दे देता है? मैकबेथ को। और पहले से वो थेन ऑफ ग्लैमिस था ही अपने फादर की वजह से। इंग्लैंड्स आर्मी लास्ट में इन्वेड, हमला करती है स्कॉटलैंड के ऊपर लास्ट के अंदर, एंड द एंड ऑफ द प्ले इट वाज लेड बाय सुवर्ड। इसका नेतृत्व किसने किया? सुवर्ड, जो इंग्लैंड का जनरल था। इसके अलावा साथ में मेलकम, जो डंकन का बेटा है, और मैकडफ, जो थेन ऑफ 5 है। ये तीनों मिलकर के सेना लेकर आते हैं और मैकबेथ पर अटैक करते हैं। इंग्लिश सोल्जर्स को नाम दिया गया उसमें एपिक्योर्स। क्या नाम दिया गया? एपिक्योर। एपिक्योर या एपिक्योर्स, उसको नाम दिया गया। ये एपिक्योर्स कौन है? इंग्लैंड की जो सोल्जर्स हैं उन्हें एपिक्योर्स कहा जाता है। प्ले ओपन्स विद द लाइन्स ऑफ विचेस। प्ले की शुरुआत किसके डायलॉग से होती है? विचेस। और जब खत्म होता है तो मेलकम जब राजा बन जाता है ना, तो उसकी स्पीच आती है कि अब चिंता मत करो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जब वो उसका कोरोनेशन हो जाता है लास्ट में, फिर उसका स्पीच आता है सीन वो एक्ट 5 के अंदर। गोल गाथा, इसमें जिक्र होता है गोल गाथा। जब युद्ध का मैदान की बात हो रही थी ना एक्ट 1 में सीन 2 के अंदर, तो गोल गाथा
उसमें ये ना कई लोगों को मार देते हैं। तो जिक्र होता है ए प्लेस ऑफ स्कल्स, खोपड़ियों का जगह, जहां कई लोगों को उन्होंने मार दिया। गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ को गिल्ट फील होता है कौन से सीन में? बैंक्वेट सीन। बैंक्वेट सीन कौन सा है? जब वो कोरोनेशन के बाद अपनी पार्टी दे रहा होता है और वहां पर उसको बैंकों का भूत दिखाई देता है, तो गिल्ट फील होता है उसको। एक दो पॉइंट और देख लो। मैकडफ के लिए कहा जाता है कि अनटाइमली रिप्ट था। अनटाइमली रिप्ट मतलब समय से पहले ही, अनटाइमली पेट रिप करके, कट करके इसको पेट से बाहर निकाला गया था, और यही वजह से ये मैकबेथ को मारने के योग्य होता है। ये सब बात इसमें दे रखी है। उसको मां के पेट से निकाला गया था, इसलिए क्या है, वो सीजेरियन बच्चा था। मैकडफ्स बर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्लॉट ऑफ ड्रामा। अगर ये पैदा नहीं होता तो मैकबेथ शायद नहीं मारा जाता। Who was untimely ripped from his mother's womb? The question बन गया, किसको पेट से निकाला गया? मैकडफ को। थेन ऑफ फाइफे। बर्नम वुड, बर्नम वुड एक जंगल है। जो ये एपिक्यूअर्स है ना, ये लाल कपड़े पहनते हैं अंग्रेजी सेना वाले लोग, इनको एपिक्यूअर्स नाम दिया अपन ने। ये क्या करते हैं, जंगल को काट करके अपने हाथों में जंगल की ऐसे ब्रांचेस को लेकर के निकलते हैं, ताकि मैकबेथ देख ना सके कि यार ये कितने सैनिक हैं, और ये आगे बढ़ रहे होते हैं। बर्नम वुड तो लकड़ी काट करके, पेड़ों की डालियां काट करके ये आगे बढ़ते हैं डनसिनन हिल की तरफ। और वो फिर जो उसकी भविष्यवाणी थी प्रोफेसर थ्री विचेस की, कि जब बर्नम वुड, वो ऐसे बर्नम वुड नहीं बोलती, वो बोलती जब फॉरेस्ट खुद चल करके डनसिनन हिल पर पहुंचेगा तब मान लेना तुम मरोगे। तो फिर उसको लगता है, मैकबेथ कह रहा अपन तो इमोर्टल है, जंगल चल के कैसे आ सकता है। लेकिन देखो आप, ये घटना होती है कि मैल्कम बोलता है इनको, अपने सैनिकों को, कि तुम ये पेड़ काटो, अपने आगे रख लो, ताकि लगे नहीं कि तुम आ रहे हो आगे आगे। तो ये वाली घटना है। ये बर्नम वुड जो होता है डनसिनन हिल की तरफ आता है, जब मैल्कम के सोल्जर्स हैं और इंग्लिश आर्मी के सोल्जर्स हैं, वो ट्रीज की ब्रांचेस को काट करके मार्च फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। फिर दो ब्रांचेस को डनसिनन हिल, कहाँ पे बढ़ते हैं वो, धीरे धीरे डनसिनन हिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैकबेथ बिलीव्स दैट, अब मैकबेथ को बिलीव हो जाता है कि प्रोफेसी हैज कम ट्रू, कि अब वो जो प्रोफेसी है वो सच सही होने वाली है, एंड ही इज डूम्ड, और उसका अंतिम दिन आ गया। मैकबेथ हैड बीन कन्फाइंड ऑफ हिज विक्ट्री, हालांकि इससे पहले मैकबेथ को ये भरोसा था, कॉन्फिडेंट था कि मैं जीतूंगा, बट ही बिकम्स अफ्रेड व्हेन द आर्मी रीचेस द कासल। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर मैकबेथ्स फ्रस्ट्रेशन व्हेन ही सॉ द बर्नम वुड मूविंग टुवर्ड्स द कासल। जब वो बर्नम वुड को अपने कासल की ओर आते देख लेता है ना, तब उसको भरोसा हो जाता है कि अब मेरा दिन अंतिम आ गया और मैं मरने वाला हूं। तो एक बड़ी घटना होती है, बर्नम वुड का जिक्र भी यहां होता है। और ये कुछ पॉइंट और देख लो लास्ट। डंकन के बेटे का जो था वो हेल्प कौन करता है? सार्जेंट। मैल्कम जो बेटा है ना उसका, उसकी हेल्प शुरू में भगाने में कौन करता है? एक कैप्टन करता है। मैकडफ बाद में जाके मिलता है उससे, तो सार्जेंट उसकी मदद करता है। जब वो कैप्टिविटी में रहता है, जब है ना अपने वहां से भाग जाता है और वहां इंग्लैंड में रहता है, तो उसकी सेवा करने वाला, ध्यान रखने वाला एक उसका कैप्टन है। मैल्कम लेडी मैकबेथ को फी एंड लाइक क्वीन कहता है। फी एंड नहीं होता डेविल, कि ये डेविल है, ये चुड़ैल है। तो थ्री विचेस तो पहले से थी, और लोग कहते हैं, कोई पूछ रहे चौथी चुड़ैल कौन थी? लेडी मैकबेथ, लेडी मैकडफ, लेडी मैकबेथ। इसको फीएंड कहता है लास्ट में, जब वो राजा बन जाता है ना, पहुंच जाता है, अरे फीएंड लाइक क्वीन कहाँ है, उसने सुसाइड कर लिया था पहले ही। द मीनिंग ऑफ सेकंड कॉक, इसमें ना मुर्गा सुबह सुबह आवाज देता है, जब पोर्टर डोर पे रहता है, और वो है ना, पहला जो सुबह उठता है, डंकन तो मर गया, अब वो भाई उठा देना, पहली कॉक की आवाज पे, दूसरी कॉक की आवाज पे। तो कहता है पहली बार जब मुर्गा बोलता है वो 3 बजे होता है, और दूसरा मुर्गा जब बोलता है वो कितने बजे होता है? 4 बजे। जब रात को 4 बजे होता है ना, सुबह सुबह जल्दी अंधेरे में 4 बजे, उसकी बात है। आउल को यहाँ पर फैटल बेलमैन का है। जो पोर्टर है ना, वो कहता है कि आउल क्या है? पोर्टर कहता है, शायद मुझे जहां तक ध्यान है, कि ये फैटल बेलमैन है। नहीं, लेडी मैकबेथ। कौन कहती है? लेडी मैकबेथ कहती है उसको, कि जो आउल उल्लू है ना, वो क्या है? फैटल बेलमैन है। मतलब ये घंटी बजाता है उल्लू, ऐसी आवाज देता है, वो बहुत खतरनाक होती है। और देखो अपने यहाँ पर भी उल्लू को देखना, उसकी आवाज को क्या मानते हैं? अपशुगनी मानते हैं, फेटल मानते हैं। तो ये खतरे घंटी है।
स्लीप वॉकिंग सीन जो है वो एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में होता है लेडी मैकबेथ के साथ में। मैकबेथ जो है यहाँ पे उसको एग्जाम्पल दिया गया है जुडास किसका। जुडास किसका है? ये एक कैरेक्टर है बाइबल के अंदर जो किस देता है लोगों को, किस ना लव का एक सिंबल होता है, लेकिन वाकई में लोगों का बुरा चाहता है। तो ऐसे ही मैकबेथ है जो अपने राजा किंग डंकन से बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, उसको अपने काशल में बुलाता भी है, दावत देता है, लेकिन उसके मारने की प्लानिंग भी करता है। तो जुडास किसको नाम दिया गया? मैकबेथ को, क्योंकि वो अपने राजा को धोखा देता है, चीट करता है। ए ट्रेट्रस, ये धोखेबाज वाला काम करता है, डिस्गाइज्ड एज अ शो ऑफ अफेक्शन, लेकिन दिखाता क्या है? अफेक्शन, और अंदर अंदर वो धोखा देता है। ठीक है ना। इसके बाद शायद कैरेक्टर्स की बात हो रही है, तो कैरेक्टर्स के बारे में कल पढ़ेंगे, थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में कल पढ़ाऊंगा आपको मैं, कौन से क्या कैरेक्टर्स हैं, और फिर परसों से हम टेक्स्ट पढ़ना शुरू करेंगे इसका। ठीक है ना। कल हम कैरेक्टर्स पे बात करेंगे सारे इसके।